और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंकगणित का और आज का नंबर है 131। इस नंबर की सियासी कहानी आज दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कर्नाटक की पूरी कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया, तो कल केरल की एलडीएफ सरकार भी कुछ इसी तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मुद्दा केंद्र से मिलने वाले फंड का है, टैक्स यानी कर बंटवारे का है, जिसे लेकर कर्नाटक और केरल की सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। मुद्दा इतना गर्म है कि हाल ही में कर्नाटक के कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण के लिए अलग देश की पैरवी कर दी है, जिस पर आज ही देश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला। तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार We are asking for our rights. It is purely our right. जो हमारा हिस्सा जो है हमको दीजिए। कर्नाटक सरकार के खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है। चोरी और सीना जोड़ी कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने धरना दिया, तो बेंगलुरु में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि टैक्स की हिस्सेदारी देने में केंद्र उसकी हकमारी कर रहा है, तो बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार पैसों का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली और बेंगलुरु के दोनों विरोध प्रदर्शनों में नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाएंगे। अभी आपको संसद के उच्च सदन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का सबसे ज्वलंत अंश सुनाते हैं। एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा। पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार की हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, आपको पूरा किस्सा बताएं। उससे पहले एक बार फिर जरा दिल्ली के जंतर मंतर पर चलिए, जहां कर्नाटक की पूरी सरकार, कांग्रेस के सांसद और विधायक जमा हुए और केंद्र पर आर्थिक अत्याचार का आरोप लगाया। ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ we are number 2. Karnataka is number 2 as far as the tax collection is concerned. Maharashtra number 1. Maharashtra state is number 1. Karnataka number 2. See, as a matter of fact, this year Karnataka state is contributing more than 4,30,000 taxes to state, to Union of India. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೇನ್ರಿ,
₹100 ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ₹100 ನಮಗೂ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 12 ರಿಂದ 13 ರೂಪಾಯಿ. कर्नाटक की तरह केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना भी केंद्र सरकार पर फंड देने में आनाकानी करने और उनके राज्यों से वसूले गए करों की हिस्सेदारी देने में भेदभाव का आरोप लगा चुके हैं। इस मुद्दे पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के धरने के 24 घंटे बाद केरल की एलडीएफ सरकार भी दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने वाली है। इसलिए एलडीएफ सरकार ने इंडिया गठबंधन के बाकी दलों को भी न्योता भेजा है इसमें शामिल होने के लिए। दक्षिण भारत के राज्यों की सत्ता पर काबिज बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों के दावों में कितना दम है, आपको वो भी बताएंगे। अभी आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अचानक उत्तर बनाम दक्षिण वाले नैरेटिव का अंक गणित देखिए। दक्षिण भारत के 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 131 लोकसभा सीटें हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस, तमिलनाडु में डीएमके, केरल में एलडीएफ, आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी और पुडुचेरी में बीजेपी की सहयोगी एआईएनआरसी की सरकार है। यानी 4 राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की सरकार है, तो एक राज्य में एनडीए और एक राज्य में एनडीए और इंडिया से अलग वाईएसआरसीपी की सरकार है। इसी अंकगणित की दुहाई देकर कांग्रेस केंद्र की बीजेपी सरकार पर दक्षिण के राज्यों से सौतेलेपन का आरोप लगा रही है। पूरा साउथ इंडियन स्टेट्स को, क्योंकि वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। केरला में बीजेपी नहीं है, तमिलनाडु में बीजेपी नहीं है, तेलंगाना में बीजेपी नहीं है, कर्नाटक में था अभी नहीं है, तो उन लोगों को ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमको सदर्न स्टेट्स को थोड़ा डिस्क्रिमिनेट फील हो रहा है। दक्षिण के राज्यों में पिछली बार यानी 2019 में किसे कितनी सीटें मिली थी, आपको वो अंक गणित पे दिखाएंगे। अभी आप केंद्र की मोदी सरकार पर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के आरोपों का गणित देखिए। सिद्धारमैया सरकार के अनुसार 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की वजह से कर्नाटक को बीते 5 साल में 62,098 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 से 2020 के बीच में कर्नाटक को 4.71% टैक्स शेयर मिला था, लेकिन 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2025 तक उसका टैक्स शेयर घटाकर 3.64% कर दिया गया। We are asking for our rights. It is purely our right. Whatever the percentage we are supposed to get, we are getting only 13%. We don't let some other states also be benefited. I don't mind. See, for example, they are given gift city to Gujarat. Let them give us also gift city. बस थोड़ी देर बाद आपको 15वें वित्त आयोग के उन पैमानों को भी दिखाएंगे जिनके बुनियाद पर 2020 से 2025 के बीच राज्यों में करों का बंटवारा हो रहा है। अभी आप कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को सुनिए। हमारा हिस्सा जो है हमको दीजिए। अगर 100 रुपए में कर्नाटक से दे रहा हूँ, 13 रुपए वापस मिल रहा है मुझको। यूपी को 333 मिल रहा है, मध्य प्रदेश को 292 मिल रहा है। तो हम उसके खिलाफ नहीं है, बट हमको दिए तो हम और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जिससे देश चल सकते हैं, कर्नाटका चल सके। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में केंद्र के खिलाफ धरना दिया, तो बीजेपी ने बेंगलुरु में पूर्व मुख्यमंत्री पीएस येदियुरप्पा के बेटे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजयेंद्र की अगुवाई में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। जो फाइनेंस कमीशन कहता है उसी आधार पर डायरेक्ट टैक्सेस के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, और जो जीएसटी लॉ कहता है उसी आधार पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तो कोई भेदभाव का कोई अवसर ही नहीं है। ये झूठ का एक राजनीति चला रहे हैं। बीजेपी ने बेंगलुरु के अलावा दिल्ली में भी कर्नाटक की केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन सही रूप से नहीं चला रही है। आपसी झगड़ों की वजह से वो यहाँ आए हुए हैं।
डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए तो नहीं बन सका, ये मैं समझता हूँ कि सोनिया और राहुल के विरुद्ध में आए हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन सका डीके शिवकुमार, तो इनका आपसी झगड़े का ये इस वजह से यहाँ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में शामिल वो पैमाने भी देख लीजिए जिनके मुताबिक राज्यों में करों का बंटवारा होता है। वित्त आयोग के अनुसार राज्यों की हिस्सेदारी आवश्यकता, बराबर और प्रदर्शन के सिद्धांत के आधार पर तय की गई है। इसमें जनसंख्या के लिए 15%, क्षेत्रफल के लिए 15%, वन और पारिस्थिति के लिए 10%, आय का अंतर के लिए 45%, कर और राजकोषीय प्रबंधन के लिए 2.5%, जनसांख्यिकी के लिए 12.5% हिस्सेदारी तय की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 फरवरी को ही साफ कर दिया था कि राज्यों को कर राजस्व आवंटन में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये आवंटन वित्त आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार राज्यों से मिलने वाली करों की रकम का 41% हिस्सा उन्हें लौटा देती है। ये राशि हर साल 14 किश्तों में राज्य सरकारों को भेजी जाती है। केंद्र सरकार का दावा तो यहाँ तक है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार में जितने पैसे मिले उससे दोगुनी ज्यादा रकम मोदी सरकार ने दी है। यही तो कह रहे हैं, चोरी और सीना जोड़ी, चोरी और सीना जोड़ी कर रहे हैं। है हिम्मत तो बताएं। मैं लिखित दे रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार ने केवल 24,500 करोड़ दिया, हमने 72,000 करोड़ दिया। अब वित्त आयोग का पैसा नियमानुसार हमने दे दिया। अब जरा कर्नाटक को केंद्र से मिले पैसों का अंक गणित भी देख लीजिए। यूपीए सरकार में कर्नाटक को करों की हिस्सेदारी के रूप में 81,796 करोड़ रुपए मिले, तो मोदी सरकार में जनवरी 2024 तक उसे इस मद में 2,85,452 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यूपीए सरकार में कर्नाटक को केंद्र से अनुदान के रूप में 60,780 करोड़ रुपए मिले, तो मोदी सरकार में जनवरी 2024 तक उसे इस मद में 2,08,832 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इन्हीं आंकड़ों की बुनियाद पर बीजेपी दक्षिण के राज्यों से भेदभाव के आरोपों को सिरे से नकार रही है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है, और मैं ये राज्य में था तब भी इसी विचारों को लेकर के काम करता था, इसलिए चुपचाप सहता भी था। लेकिन केरल की एलडीएफ सरकार को प्रधानमंत्री की बात पर यकीन नहीं। उसने अपने पक्ष में जो अंकगणित पेश किया है उसे भी देखिए। केरल सरकार के मुताबिक उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से 100 रुपए के टैक्स में कम से कम 35 रुपए का हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार सिर्फ 21 रुपए दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश को हर 100 रुपए टैक्स के कलेक्शन में से 46 रुपए और बिहार को 70 रुपए मिल रहे हैं। Issue is here is cooperative federalism we have to strengthen. So proper, genuine attitude and the approach should be there to the states. That is the issue. That is why we are raising this issue. And if we were making some political stories, then why many other states are saying the same thing? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी कर्नाटक और केरल के सुर से सुर मिला रहे हैं। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक उसे केंद्र को भेजे गए 1 रुपए के टैक्स में सिर्फ 29 पैसे मिल रहे हैं। 12वें वित्त आयोग के अनुसार उसका टैक्स शेयर 5.30 था, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसे घटाकर 4.07% कर दिया। केरल और कर्नाटक की तरह की ही शिकायत तमिलनाडु की डीएमके सरकार की भी है। इसीलिए इस धरने प्रदर्शन को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का भी समर्थन मिला हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक दक्षिण के 5 राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल को कुल टैक्स कलेक्शन का 15.5% हिस्सा मिलता है, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश को अकेले करीब 18%। जो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को मंजूर नहीं,
यही वजह है कि हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने अलग देश की पैरवी तक कर दी। ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ प्रदेशदವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. इस बयान पर जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद दक्षिण भारत से आने वाली देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर पलटवार किया। रिकमेंडेशन फाइनल रिकमेंडेशन में ही नहीं था। सो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन जहां नहीं है उसको आप डाल रहे हो इधर। सिर्फ मैं आपके सामने विनम्रता से एक बात कहना चाहती हूं, ये सब बातें सिर्फ एक मानसिकता से निकलता है, वो अलगाववाद मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी लोग के साथ है। कांग्रेस सांसद के अलगाववादी बयान का मुद्दा संसद के मौजूदा सत्र में भी गूंजा। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में किस अंदाज में कांग्रेस पर निशाना साधा, जरा देखिए। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में सरेआम लोकतंत्र का गला घोंट दिया था, जिस कांग्रेस ने दर्जनों बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन करके आई सरकारों को रातों रात भंग कर दी थी, जिस कांग्रेस ने अखबारों पर ताले लगाने तक की कोशिश की थी, आवाज जो कांग्रेस देश को तोड़ने के नैरेटिव घटना का नया शौक उनको पैदा हुआ, इतना तोड़ा कम नहीं है, अब उत्तर दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या उत्तर दक्षिण का विवाद चुनावी फायदे के लिए उठाया जा रहा है? क्या बीजेपी विरोधी दलों को दक्षिण भारत में इस बार मोदी लहर का डर है, या फिर सचमुच कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु पर आर्थिक अत्याचार हो रहा है? माहौल लोकसभा चुनाव का है। ऐसे में सियासत के जानकार केंद्र बनाम दक्षिण के राज्य सरकारों की इस जंग को चुनावी चश्मे से भी देख रहे हैं, क्योंकि अब की बार बीजेपी का जोर दक्षिण भारत पर ही है। अब जरा 2019 के नतीजों के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों का अंक गणित भी देखिए। कुल 131 लोकसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन को 31, कांग्रेस गठबंधन को 63 और 37 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 85 सीटों वाले तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और लक्षद्वीप में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार बीजेपी इस अंकगणित को बदलना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी जनवरी के महीने में ही आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का दौरा कर चुके हैं। कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। जाहिर है ये नारा हकीकत में तभी बदलेगा जब बीजेपी दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों का अंक गणित अपने पक्ष में करने में कामयाब होगी। ऐसे में एक तरफ मोदी दक्षिण का दिल और सीट जीतने में, तो दूसरी तरफ उनके विरोधी इस अरमान को तोड़ने में शिद्दत से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष।